तो कैसा रहा आपको लास्ट वाला वीडियो? आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। देखो, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है उद्देशिका को लेकर के, यानी कि हम प्रियम्बल की बात करेंगे। आप देखोगे कि प्रियम्बल से भी यूपीएससी यूपीपीसीएस बाकी अन्य एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं और कभी कभी तो डेट भी पूछ लेता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो एक आज मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक बार फिर कल की क्लास की तरह एक बार आपको क्वेश्चंस हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर्स को यहाँ पे हाइड कर दिया है, तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस आज ज्यादा है, प्रीएम्बल के टॉपिक्स में कम आएगा, ज्यादा यहाँ पे कंटेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, उद्देशिका की जब बात होती है, जब प्रियम्बल की बात होती है, तो एक बात महानुभाव है, हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू, उन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 1946 को 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके, ध्यान दीजिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके ही प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका बनाई गई। एक पॉइंट तो ये हो गया कि 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बाद में ये परिवर्तित करके इसी को प्रस्तावना उद्देशिका में ले लिया गया। 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1976 की बात हो रही है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान रखना, उसमें जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसे तीन शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। उसमें से पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। क्लियर है? संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को कितने प्रकार, 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन कौन सी न्याय की बात कर रहा है? तो सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, यानी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में भी सहायक है। यदि संविधान की कहीं पे किसी चीज को, निर्वचन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करने में यदि समस्या होती है, तो उसमें सहायता करती है आपकी उद्देशिका। ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ए के अय्यर के अनुसार, इस नाम को याद रखना, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे का मतलब क्या है? हम देशवासियों का, हम लोग, है ना, आगे हम लोग कीवर्ड में आएंगे, हम लोग। तो हमारे जो देश की, जो हमारी जो जनता है, उसका जो विचार है, उसके जो स्वप्न है, उसके जो ड्रीम है, उसको प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करने का काम, रिप्रेजेंट करने का काम करती कौन है? उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है आपकी उद्देशिका। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, के एम मुंशी के अनुसार, ध्यान देना, के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की क्या है? जन कुंडली है। हम किसकी जन कुंडली है? हमारी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका संविधान का भाग किसमें स्वीकार किया गया? तो कहता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। ठीक है, इससे पूर्व जो
बेरूबारी वाद था। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो केस जो है वाद है इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सवाल ये उठा था, आपने पहले से पढ़ा होगा जहां पे अभी आपने क्लासेस की होंगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको बताया गया होगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, या क्या प्रस्तावना संविधान का संशोधनीय है। ठीक है, तो बेरूबादी जो विवाद हुआ था 1960 में, उसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं है, यानी कि संशोधन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, जो न्यायाधीश थे गजेंद्र गरकर, ठीक है, यहाँ पे एक न्यायाधीश थे, जस्टिस थे गजेंद्र गरकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है। कौन सा केस? बेरूबारी विवाद 1960 में। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो 1973 का केस था, उसमें इसे एक कहा गया कि है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, वो है मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, फिर आप देखते हो कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला आता है, उसमें 1980 में बात की जाती है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ध्यान रखना, इस पॉइंट को क्लियर मैं कर रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में जिन चीजों को मूल ढांचा घोषित किया जाता है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो पहला सवाल कि संविधान का भाग है कि नहीं संशोधनीय, तो यहां सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं है। तो परिवर्तनीय का मतलब है कि जिसे न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सके। तो याद रखना, मदन गोपाल बनाम भारत संघ के मामले में घोषित किया गया कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। तो इस तरह से जो केस है, जो वाद है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी एक तो नया केस आपको हो गया मदन गोपाल बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराएगा। दूसरी बात कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था 1973 का बाद, और बेरूबारी। ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा गया। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, वन लाइनर यदि क्वेश्चन आएगा, सॉरी, तो उसमें ये बात पूछी जा सकती है कि कौन सा केस में कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे कुछ कुछ वाद और कुछ कुछ केसेस ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, आगे फंडामेंटल राइट का होगा, डीपीएसपी का होगा, तो इसमें जो भी केस आएंगे ना, केस को ध्यान रखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा केस का बाद याद रहता है तो आपको मेंस में भी लिखने में सहूलियत हो जाती है, और यहाँ भी तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति कैसा है? न्याय योग नहीं है, जो परिवर्तनीय की मैंने अभी बात की थी ना आपसे, वो ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय माना है। यानी आपको जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया जाता है उसको भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है, और प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीति की जन्मपत्री कही है, पॉलिटिक्स की कुंडली कही है, जन्म कुंडली कही है, ध्यान रखिएगा। सुभाष कश्यप, देखा ही होगा, इनका पॉलिटी की बुक भी आती है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है और संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिया है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, तो लक्ष्मीकांत को भी
देख लीजिएगा। बाकी यहाँ तो उद्देश्य हमारा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए वो आपके क्वेश्चंस वो देख लेना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जी, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, हाँ अच्छा, ये पूरा का पूरा इन्होंने स्टेटमेंट ही दे दिया है ना। पूरा स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, अभी 1997 का क्वेश्चन है इसलिए इतना लंबा है, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट तो देंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मुझे याद है एक बार आपके शायद यूपीपीसीएस में ही ये क्वेश्चन में डेट पूछ लिया था, तो डेट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो ये अधिनियम अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं वो डेट कौन सी थी, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। ये डेट पूछ लिया था, तो ध्यान रखना इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट ना पूछ करके ये डेट पे तो क्वेश्चन आपके पूछे गए। दूसरी क्वेश्चन था कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950, मैं स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चंस कर रहा हूं, यहाँ पे आंसर्स इसीलिए मैंने हाइड कर दिया कि ताकि आप सोच भी सके। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार कैसा था। तो तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार वो था, जो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से उसको हटा देना है, ठीक है। तो क्या था, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थी। क्यों, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के बाद 3 शब्द जोड़े गए थे ना, जिसमें आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लो, पर संपूर्ण प्रभु समन लोकतंत्र गणराज्य, हाँ सी आंसर, सी इज राइट आंसर। समझ में आया। तो क्वेश्चन की थोड़ा सा भाषा को समझना, संवैधानिक वस्तु स्थिति मतलब 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ना भाई 3 शब्द, जो आपका धन पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, अखंडता है, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। फिर यही क्वेश्चन 2021 में, देखो क्या खास बात है, आईएएस के प्री में 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यही क्वेश्चन देखो कहाँ पूछा गया, यूपीपीसीएस के मेंस में 2009 में और 8 में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करने से कितना फायदा है वो आपको दिख रहा होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी, तो बिल्कुल सही है, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि आंसर इज बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होती है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, क्या आप किसमें करती है, उद्देशिका, हमारे विचार, हमारा जो ड्रीम है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, उद्देशिका करती है। तो आंसर इज अ राइट, ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं, जल्दी से आंसर इसका मन में आप सोच लीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता, कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व को उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब यहां देखो क्रम की क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस याद करना है। तो सीक्वेंस में क्या करोगे, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, और समानता कितने प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की भ्रातृत्व की है। यानी क्रम कैसा है, क्रम है आपका 3, 5, 2 और 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा ना भाई न्याय 3 प्रकार के, देखो अभी थोड़ा सा रिवाइज पीछे चले जाओ, 3 प्रकार के न्याय है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, क्लियर है। चलिए पहला ही सी ऑप्शन आपका पकड़ में गया।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन से प्रतिबंध निम्नलिखित सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही है। तो देखो इसमें इसका एक मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूं कैसे याद करोगे, ठीक है। उसके लिए एक कीवर्ड है, वो मैं कीवर्ड आपको बता देता हूं। वो कीवर्ड क्या है, क्योंकि ऐसे ये याद रहेगा नहीं, ठीक है, भुला जाओगे कि कौन आगे था, कौन सीक्वेंस में था। तो उसके लिए एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड है सप्लंग। क्या कीवर्ड है? स सप्लंग। सप्लंग। स सप्लंग यानी सत्ता ये जो प्रस्तावना में बात की गई है, सबसे पहले क्या आएगा? स से हो गया संपूर्ण प्रभु संपन्न, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ग से गणराज। तब बताओ छठा में क्या आएगा? इसका आंसर जो इन्होंने दिया ये क्लियर नहीं किया, क्योंकि स से क्या होगा? संपूर्ण प्रभु संपन्न। तो स से में सबसे पहला आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। फिर स से समाजवादी, अब प से पंथ निरपेक्ष। ये बीपीएससी है ये हमेशा, अब तो इन्होंने बचने के लिए ई ऑप्शन डाल ही दिया, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, और ल से लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, और अगला जो शब्द है ग से गणराज। अब इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो जो बिहार कहता है ना ई ऑप्शन, तो ये ई ऑप्शन है। तो याद रखना कैसे सीक्वेंस याद हो, सप्लंग मतलब संपूर्ण प्रभु संपन्न, स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष, ल से लोकतांत्रिक, और ग से गणराज्य, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, बताइए। बिल्कुल सही, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, बिल्कुल सही है। तो सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, देखिएगा ध्यान से, मैंने स्क्रीन पे इसीलिए आपको बोला है कि यहाँ पे ध्यान से एक बार सोचना है आंसर, तब तक मैं आंसर बताऊंगा। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का सही शब्दों को विचारानुसार कर्म दीजिए। तो कौन सबसे पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो सार्वभौम, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और और प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक को लोकतांत्रिक बोल लो, धर्म पंथ निरपेक्ष में आ गया, तभी हम सप्लंग बोले थे ना। उसी तरह से इसका आंसर निकलेगा, आंसर इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। बिल्कुल सही, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, सही है। चलिए 10 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन में है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में। और 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन। बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना, आंसर इज बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। क्यों? क्योंकि सेकेंड फोर्टी, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया कि 42nd अमेंडमेंट कब जोड़ा गया था? 1976 में। अब देखो कितना होशियारी दिखा रहा है, 1975 में नहीं था। तो बताओ कौन कौन सा शब्द ये कहते हैं? समानता, अखंडता, संप्रभु, बंधुत्व, कौन सा नहीं था? बिल्कुल सही बात, डी इज द राइट आंसर। अखंडता नहीं था, अखंडता को तो जोड़ा गया था, तो डी हो गया राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगी, लोग तो कुछ भी आप लोग कर लेंगे। तो आंसर इस क्या हो जाएगा, बताइए? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, ठीक है। चलिए, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, यानी कि आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही है। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है भाई, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत बात। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द ओवरराइट नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, आंसर इज डी इज द राइट आंसर। संशोधन तो होता ही है ना भाई, संशोधन 42nd अमेंडमेंट ही तुम कर दिए, तो तीसरा तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, और तीसरा काटोगे तो दोनों खुद ही कट गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? अब ये क्वेश्चन से आंसर नहीं बनेगा, आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भाई, विधिक स्वरूप तो ये परिवर्तनीय नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किसके द्वारा? सबसे पहले बताओ। ये आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हम तो सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, हमने लिया क्या है कि हमने आपके सारे पीबीआईक्यू कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना, आप जब खुद से रिवाइज करो ना कभी, यूपी पीसीएस और आईएएस के जो क्वेश्चन हो ना, उसी को, यूपी पीसीएस का यदि एग्जाम दे रहे हो तो यूपी पीसीएस और आईएएस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अटेंशन ज्यादा देना। ठीक है, बाकी ये लोग तो अब इन लोगों के लेवल से बहुत नीचे अभी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? समाजवादी शब्द किसके द्वारा लाया गया? 42वां संविधान संशोधन। 26 नंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो भी थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन कौन से शब्द नहीं थे। बिल्कुल सही है, हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों नहीं था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यानी कि जिसका क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या 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 सुनिश्चित करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन सही है इसमें, सारों किस बात करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, यहाँ के थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कथन कह रहा है, स्टेट कारण दे रहा है, भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। रीजन में दे रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने देखा था 42nd अमेंडमेंट से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र से, हम भारत के लोग, बिल्कुल हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है ना? ये तो बड़ा आसान हो गया, संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्या, वो ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। बिल्कुल है, सार्वभौमिकता का ही सिद्धांत है जो मानता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः भी है और समान रूप से मानव है, यूनिवर्सल की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पहले पढ़ना, पहले ऑप्शन पढ़ना, तब इसके आंसर्स लगाना। क्या है, भारत में एक धर्म है, क्या धर्मनिरपेक्षता को ये सही एक्सप्लेनेशन देता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। हमारा जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, हमारी जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, दोनों अंतर है ना। तो याद रखना, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता भी है, बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक भी है, पंथनिरपेक्ष भी, संघीय नहीं, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 1 क्या है आपका, जो आर्टिकल 1 है वो सिंपल ही कहता है भारत क्या होगा, संघ, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, किस में प्रयोग किया गया, आर्टिकल 1 में। तो प्रस्तावना में कहीं संघ वंघ की बात नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, और लोक कल्याण नहीं। ठीक है, लोक कल्याण मार्ग आपको पता है ना, जो रेस कोर्स था, जब ग्रीन येलो वाली मेट्रो से जब आओगे, राजीव चौक से आगे बढ़ोगे ना, तो उसमें पहले एक रेस कोर्स आता था, उसका नाम चेंज करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। बीजेपी की सरकार बनी तो उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया, जहां पे सारे सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल सेक्रेटरीट के सभी ऑफिस वगैरह हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान रखना, ये आईएएस के प्री में भी 2017 में पूछा गया है और यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 31, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा गया है, ऑब्वियस सी बात है, धार्मिक न्याय के उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है, यानी प्रस्तावना के बारे में उसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है। तो बताओ कौन कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्म सब 1950 में लागू संविधान के अंग में नहीं थे। दूसरा, उक्त शब्द 1977 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो क्या होगा आंसर, ऑब्वियस सी बात है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तो 1950 वाले में था ही नहीं, तो ए इज अ राइट आंसर। बाकी सब तो गलत है, क्योंकि 1976 हमने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता, अभी हमने जो स्नैप था उसमें हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, उद्देशिका को हमने संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से, स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन कर दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। के एम मुंशी ने। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। अभी हमने देखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल याद होगा आपको, बेरूबारी केस। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है
क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ चला गया अभी? अच्छा, नीचे रहा। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये बता दो। अभी हमने बताया था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो यहाँ पे देखो, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, और तीसरा बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे गोलकनाथ केशवानंद भारती का मामला तो है नहीं, ये आंसर इज द सी इज द राइट आंसर था, और ज्यादा बहुमत से उसमें माना गया था केशवानंद भारती मामले में। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग मान लिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? वो आंसर था केशवानंद भारती मामला। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या कहाँ दिखने के लिए मिलता है आपको? बिल्कुल बात है भाई, अधिकार की बात कर रहे हो तुम, न्याय की बात करे तो बताओ, मूल अधिकार में आएगा, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में आएगा, मौलिक कर्तव्यों में आएगा, यानी कि आंसर इज सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। गुड। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था दी गई है? ये तो बता ही दोगे, तो आप लोग याद ही कर लिए होंगे। बिल्कुल, 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। डी इज 43 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है ना? तो देखो, उद्देशिका में भी बात की गई और साथ ही साथ आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय की बात होती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि आंसर इज बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका डैश। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके लिए स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। और तीसरा, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग रखता है। और डी कहता है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, आंसर डी इज अप्रोप्रिएट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात जो 1973 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसको, जो एक बड़ी बेंच बैठी थी, बड़ी पीठ जिसको बोलते हैं, वो बैठी थी, उसमें यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने फिर बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिया कि उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। जो पहले बेरूबारी वाले मामले में कहा था उसको यहाँ पे पलट दिया जाता। इस प्रकार देखोगे कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में, हमने अभी डिस्कशन वाले पार्ट में देखा था कि यदि मान लो कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए संविधान का जो उद्देशिका है वो मदद करती है, सहायता करती है। क्लियर है? तो अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं है। दूसरा, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता नहीं है। शासन करने के उद्देश्य को लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। एक बात बताओ, ये चारों के चारों ऑप्शन आपको सही नहीं लगता है? क्योंकि न्यायालय में तो लागू नहीं है और जस्टिसेबल नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये बात। दूसरा, महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल है। क्यों?
क्योंकि क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ यदि संविधान में कहीं पे कुछ चीज को समझने में दिक्कत होती है तो उसका एक कुंजी के काम भी करता है, ये भी हमने देखा। और शासन का करेगी, यदि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, लोकतांत्रिक देश है, उसका शासन का, उसका उद्देश्य का भी उल्लेखन मिलता है। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात आप करते हो और संविधान के कानूनी अर्थ में, इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर इज सभी होना चाहिए। लेकिन देखोगे कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में आंसर जो दिया गया है उसमें 1 2 3 और 2 3 4, जनरली सी और डी यदि आंसर हो तो सही है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव तो कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क में क्वेश्चन को आपको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा मेरे अकॉर्डिंग ये ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, चारों इसके आंसर सही है। अब यहीं पे बिहार होता तो एक और ऑप्शन लगा देता ई, लो उछलते रहो आप, उनको तो बच जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। और तीसरा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? देखो, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, क्यों? क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल है तुम्हारा, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, इसके तहत प्रदत्त सभी समता के अधिकार, समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। यानी संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो ये आंसर सी इज अ राइट आंसर। तो आज जो हमने कंप्लीट किया है वो किया है आपकी उद्देशिका को लेकर के, यानी कि प्रियम्बल को लेकर के हमने करा दिया है। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे शासन प्रणाली, और कोशिश करेंगे आगे से कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे ना उसको हम एक ही क्लास में दो कम से कम टॉपिक को, जो छोटे छोटे टॉपिक उसको एक साथ करा दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बस यही कहूंगा कि जो क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती है। क्योंकि यहाँ अब ये तो नहीं है ना कि अब रीड आउट कर दें और आप लोग आराम से सुन लो, है ना, उसमें नींद आने लगती है। तो थोड़ी सी क्लासेस को डिस्कशन करनी पड़ती है ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, और आपका जो जिस उद्देश्य से आप इस वीडियोस को देख रहे हैं वो उद्देश्य आपका फुलफिल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।